पत्थर को पीसकर कोई मैदान नहीं हुआ, पत्थर को पीसकर कोई मैदान नहीं हुआ, भारत देश को झुका दे ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ। चित्रदुर्ग जिले कर्नाटक राज्य और समूचे भारत को प्रतिनिधित्व करते हुए मैं अजीम अली यहाँ पे रहने वाले सारे शिक्षकगण और मेरे विद्यार्थी मित्रों को दोपहर का शुभोदय करता हूँ। देश में रहने वाले सभी जवान, किसान और पिछले 2 सालों से निस्वार्थ होकर भारतवासियों की सेवा कर रहे सारे करुणा योद्धाओं को मेरा सलाम करता हूँ। आज मुझे खुलकर बोलना है, आप सबको समझ कर सुनना है। राष्ट्रवाद, राष्ट्र निर्माण, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। जब भी मैं इसको सुनता हूँ मुझे संस्कृत का एक श्लोक याद आता है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्गभाग् भवेत्। जिसका मतलब है सब मिलजुल कर रहे, सब रोग मुक्त हो, सब अपने अध्यात्म को बढ़ाए और कोई पीड़ित ना हो। जिस अतुल्य भारत का नाम हम शान से लेते हैं, जो विविधताओं से भरा है मेरा प्यारा हिंदुस्तान, जहाँ अलग अलग भाषाएं, पोषों के खान पान, कहीं है नदियों की कलकल, कहीं रेत ही रेत, कहीं है ऊंचे ऊंचे पर्वत, कहीं लहराते खेत। अगर इस अतुल्य भारत को विश्व के आगे खड़ा होना है, विश्व की चुनौतियों को सामना करना है, विश्व के आगे सर उठा के जीना है, तो हम सबको मिलना होगा। हम सबको ये ताकत बनी होगी, क्योंकि अकेले तो हम पानी की बूंद की तरह है, मिल जाए तो सागर, अकेले तो हम धागा है, मिल जाए तो चादर, अकेले तो हम दुआ है, मिल जाए तो इबादत, अकेले तो हम पत्थर है, मिल जाए तो इमारत। ये है मिलने की ताकत, ये है मिलने की शक्ति। अब सवाल खड़ा होता है, हम सब लोग मिलेंगे कैसे? इसका जवाब है राष्ट्रवाद और राष्ट्र निर्माण। सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रवाद पर। बहुत ही कम लोग जानते होंगे राष्ट्रवाद का असल मतलब क्या है। किसी दूसरे देश के झंडे को जला देने से, जोर शोर से भारत माता की जय बोल देने से, 15 अगस्त 26 जनवरी के दिन अपने मोटरसाइकिलों पे तिरंगा लहराते सारा शहर घूमने से कोई राष्ट्रवाद नहीं बनता। अगर कोई किसान हल लेके खेती करने जाता है तो उस किसान के लिए वो राष्ट्रवाद है। एक मजदूर हथौड़ा पकड़कर फैक्ट्री जाता है काम करने के लिए तो उस मजदूर के लिए वो राष्ट्रवाद है। जो माँ अपने बच्चे की सफलता के लिए सुबह उठ के खाना बना के देती है उस माँ के लिए वो राष्ट्रवाद है। और जो बच्चा कलम लेके पाठ सीखने जाता है उस बच्चे के लिए वो राष्ट्रवाद है। सरल तरीके से बोलो महोदय, जो व्यक्ति अपनी पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ कार्य करता है और राष्ट्र में अपना योगदान दे देता है, वो असल राष्ट्रवाद, वो असल देशभक्ति। अभी बात करते हैं राष्ट्र निर्माण के बारे में। 14 अगस्त सन 1947 के मध्य रात्रि में श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था, भारतवासियों की सेवा और राष्ट्र निर्माण का अर्थ है लाखों करोड़ों पीड़ित लोगों की सेवा करना, बीमारी, अज्ञानता और बीमारियों से लड़ना। सबसे पहली चीज राष्ट्र निर्माण के लिए वो है आजादी। करेंसी पे बापू की फोटो, लाल किले पे तिरंगा, सड़कों पे भारत की जय और स्कूलों में जनगण। क्या इतनी सी आजादी काफी है? कि सिर्फ इतनी सी आजादी के लिए जलोदारी कंपनी बाग में अकेले ब्रिटिश से लड़ गया था, 23 साल का सरदार फांसी पे चढ़ गया था, नेताजी ने हिटलर को आंख दिखाई थी और बापू ने अपने सीने पे गोली खाई थी। बहुत आंसू बहा लिए वीर गाथाओं पर, बहुत से मेले लगा लिए शहीदों की चिताओं पर। अब हमें जरा आगे बढ़ना होगा, वी द पीपल वाला बनना हमें दोबारा पढ़ना होगा। आजादी वो है जब सपनों के दरख्त न खिलने से डरे, न टूटी हुई चप्पल है डिजाइनर जूतों के साथ चलने से डरे, जब हौसलों की चिड़िया बाधाओं का पिंजरा तोड़ दे और खा 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 एबीसी से डरना छोड़ दे। दूसरी चीज राष्ट्र निर्माण के लिए वो है लड़कियों की समानता। जिस देश को हम भारत माता करके बुलाते हैं, कोई भारत पिता नहीं बुलाता। उस देश के माँ बाप के पास अगर एक को पढ़ाने का पैसा है तो वो लड़के को ही पढ़ाएंगे, भले लड़की कितनी भी होशियार क्यों ना। आज तक लड़कियों पे जितने भी शारीरिक हिंसा हुई है उसमें 70% घर के अंदर हुई है। और आप सभी लोगों को जानकर हैरानी होगी कि हम लोग हर साल 5 लाख लड़कियों को मार देते हैं क्योंकि वह सिर्फ लड़कियां हैं। हमें इस सोच को बदलनी होगी, ना सिर्फ इसको जबान पे बल्कि कार्य रूप बनाना होगा। एक तरफ लड़कियों की समानता और सुरक्षा तो दूसरी तरफ जलवायु परिवर्तन को जल्द से जल्द रोकने की जरूरत है। 2020 में भारत देश में जलवायु परिवर्तन के कारण 1.4 करोड़ से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं, 70% से अधिक जिले प्रभावित हुए हैं, कई गांव जलमग्न हो गए, धरती सारी बह गई। बीते 30 सालों से दुनिया भर के नेता इस बात पर विचार कर रहे हैं कि हमें जलवायु परिवर्तन को रोकने के सभी कदम उठाने चाहिए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि सभी सिर्फ बातें ही करते रह गए। आज हमें सिर्फ बातें नहीं बल्कि कार्य करने की जरूरत है, क्योंकि हम हमारे देश के दूसरे शहरों को भी दिल्ली शहर बनने नहीं दे सकते। सबसे बड़ी बात जो राष्ट्र निर्माण के लिए आ रही है वो है जातिवाद को हटाना। हम कैसे भुला सकते हैं हमारे इतिहास को? भारत देश में रहने वाला हर एक नागरिक को जब यह बात समझ आ जाएगी कि महाराणा प्रताप एक हिंदू राजा, उनके सेनापति का नाम हाशिम खान था, तो वही अकबर एक मुसलमान राजा, उनके सेनापति का नाम मानसिंह था।
छत्रपति शिवाजी महाराज, उनके सेनापति का नाम इब्राहिम था, तो टीपू सुल्तान, उनके सेनापति का नाम श्रीरंगा था। ऐसी एक इतिहास की मिसाल को आप लोगों के साथ देना चाहूंगा। जब झांसी रानी लक्ष्मीबाई को किले से निकाल दिया गया था, उन्होंने हार नहीं मानी, उनकी फौज को लेकर वापस आई। रानी लक्ष्मीबाई एक हिंदू, उनका सिपहसालार एक मुसलमान मीर बख्शी सलीम। रानी कहती है, मीर बख्शी सलीम, किले का दरवाजा तुम्हारे आगे है, तो तुम्हारे आगे, तुम चला क्यों नहीं? मीर बख्शी सलीम अपने सर को झुकाकर कहता है, ए रानी, किले के दरवाजे की तरफ मंदिर है तो दूसरी तरफ मस्जिद। बिना झिझक रानी कहती है, तुम मंदिर को तोड़ दो। यह बात सुनते ही मीर बख्शी सलीम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहता है, ए मुसलमानों की फौज, सुन लो, तुम्हारी रानी ने अपनी मस्जिद को बचाने के लिए अपने मंदिर को कुर्बान कर दिया, और हम और तुम मिलकर हद करते हैं, हमारी रगों में दौड़ने वाला आखिरी मुल्क के खतरे तक हमारी रानी की रक्षा करें। हम कैसे बुला सकते हैं? हम नहीं सकते। मैं आप सब लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ, महात्मा गांधी जी एक हिंदू, क्या उन्होंने सिर्फ हिंदुओं के लिए लड़ाई लड़ी? भगत सिंह एक सिख, क्या उन्होंने सिर्फ सिखों के लिए लड़ाई लड़ी? अशफाकुल्लाह खान एक मुसलमान, क्या उन्होंने सिर्फ मुसलमानों के लिए लड़ाई लड़ी? जी नहीं, उन्होंने एक हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों के लिए लड़ाई लड़ी थी। तो हम और आप कौन होते इस देश को धर्म के नाम पर बांटने वाले? संत बसवಣ್णा जी अपने वचन में कहते हैं, ये नादरुवागुनी वैसिदंतागु, ये नादरुवागुनी इच्छेयंतागु, ये नादरु सरिये मतलबी मानवना। इस संदेश को समझते हुए आज हम सभी को एक अच्छे इंसान बनकर राष्ट्र निर्माण करने की जरूरत है। हाल ही में हम सभी ने आजादी का अमृत महोत्सव मनाया, लेकिन चीन भारत के आजाद होने के 2 साल बाद आजाद हुआ। उसका जीडीपी आज 13.7 ट्रिलियन है, तो भारत का सिर्फ 2.72 ट्रिलियन है। जब तक इस देश में रहने वाला हर एक नागरिक घर पे बैठकर कोई भी सरकार को आलोक लगाने के बजाय घर से निकलकर मतदान देगा, 67% मतदान क्षमता को 100% नहीं बनाएगा, जब तक इस देश के न्यायालयों में राम मंदिर, बाबरी मस्जिद और पाकिस्तान पे ज्यादा चर्चा होगी ना कि हमारे शिक्षा, जब तक हमारे देश के लोगों को जलवायु परिवर्तन, कोविड-19 से भी ज्यादा खतरे हैं, बस समझ नहीं आएगी, जब तक हमारे देश को किसान खेती करके सिर्फ अपने पेट को पाल सकता है, अगर कोई बीमार पड़ा तो उसका इलाज नहीं करा सकता, तब तक हमारा राष्ट्र निर्माण संभव नहीं है। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब इस देश में आजादी के 1 या 2 नहीं बल्कि 125 करोड़ अर्थ होंगे। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब हमारे देश में मर्द और औरत के बराबर किन्नरों को भी देखा जाएगा। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब न सिर्फ सरकारी कामों में बल्कि गैर सरकारी कामों में भी मर्द और महिला को समान वेतन दी जाएगी। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब इस देश का युवा किसी जाति या धर्म के आधार पर नहीं बल्कि नेता के कार्य के आधार पर अपना मतदान देगा। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब इस देश में विशेष रूप से विकलांग भाई और बहनों के लिए भी सड़क बनाने की बात हो। ऐसा भी नहीं है कि राष्ट्र निर्माण असंभव है। सिर्फ नेहरू केंद्र के इस एक मंच से हर साल 5650 तालुके 10 लोगों का अवसर निकाला तो भी 56,500 युवाओं के दिल में राष्ट्र निर्माण की चिंगारी जाग सकती है। जब रामेश्वरम में पेपर डालने वाला एक छोटा बच्चा अपनी मेहनत और लगन से देश का राष्ट्रपति बन सकता है, तो हमारे देश से क्या कमी मिल सकती है। जब 10 साल पहले एक सिख अपनी राष्ट्रपति की शपथ, अपनी प्रधानमंत्री की शपथ एक मुस्लिम राष्ट्रपति से लेता है, उस देश की भागदौड़ संभालने के लिए जहां 80% लोग हिंदू हैं, तो हमारे देश से जातिवाद भी मिल सकता है। जब एक अकेली पद्मश्री सालुमरदा मक्का जैसी महिला 8000 पेड़ लगा सकती है, तो हम सब मिलकर जलवायु परिवर्तन को भी रोक सकते हैं। जब दूसरे देश सालों लगा लिए मार्स में पहुंचने के लिए, भारत पहली भी बार और सबसे कम खर्च में पहुंच सकता है, तो मेरा देश एक ना एक दिन जरूर विकसित राष्ट्र बन सकता है। मौलाना अबुल कलाम आजाद जी ने कहा था, ठोकरें उन्हीं को लगती हैं जो चलते हैं, कांटे उन्हीं के पैरों में चुभते हैं जो दौड़ते हैं। इसे हमें घबराना नहीं है, हम सबको एक होकर आगे बढ़ने की जरूरत है। आज हमें कमी थी तो बस एक चिंगारी की, और नेहरू केंद्र जैसे मंचों से उभरती आ रही है। ये चिंगारी एक दिन ज्वालामुखी बनेगी, उसी ज्वालामुखी का नाम होगा राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रवाद। कुरान मजीद में अल्लाह ताला कहते हैं, मैं उन लोगों की हालत तब तक नहीं बदलूंगा जब तक वो खुद ना चाहे। हमें हमारी हालत बदलनी होगी, हमें बदलाव लाना होगा। भविष्य पे बुला रहा है, हमें किधर जाना चाहिए, क्या प्रयास करना चाहिए जिससे आम आदमी, किसानों को स्वतंत्रता और अवसर प्रदान कर सके। आओ हम और तुम का संकल्प करते हैं, संकल्प राष्ट्र निर्माण का, संकल्प सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास नारे के नीचे इस देश में रहने वाले सभी जाति, धर्म और वर्ग के लोगों को, खास करके युवाओं को लेकर इस देश से गरीबी, अज्ञानता को मिटाने का। मैं अपने इस भाषण को कुछ इन अंतिम पंक्तियों के साथ खत्म करना चाहूंगा। इतिहास का मैं आईना हूँ, तहजीब का रंग सुनहरा हूँ, गंगा जमुना मेरी आंखें, मैंने भारत का चेहरा हूँ। मैं बेटी की मुस्कान में हूँ, मैं नारी के सम्मान में हूँ, हर वीर और जवान में हूँ, मैंने भारत का चेहरा हूँ। अब चांद पे पैर जमाना है,
सूरज से आंख मिलाना है, एक नया सवेरा लाना है, संकल्प नया दोहराना है। न ठहरा था न ठहरा हूं, न ठहरा था न ठहरा हूं, मैंने भारत का चेहरा हूं, मैंने भारत का चेहरा हूं। जय हिंद।